गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र मातृ कला एवं शिशु कल्याण के अंदर थर्ड चैप्टर जो हमारा है गर्भकालीन विकास, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने जो गर्भावस्था के समय गर्भ में किस प्रकार की अवस्थाएं चलती हैं और कैसे शिशु का निर्माण होता है, उनकी दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। पहली जो अवस्था थी वो डिम्ब अवस्था, दूसरी हमने पढ़ी थी भ्रूणावस्था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो तीसरी अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस अवस्था को अगर देखा जाए तो ये तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म तक चलने वाली अवस्था है, या यूँ कहा जाए कि 3 माह से लेकर जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता तब तक का जो संपूर्ण विकास है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था के अंतर्गत होता है। गर्भकालीन विकास यह तीसरी और सबसे आखिरी अवस्था होती है। वास्तव में अगर ये देखा जाए तो इस अवस्था में निर्माण की नहीं बल्कि विकास की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था को अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से अगर इस अवस्था को देखें हम तो एक शिशु का पूर्ण विकास होता है, जिसमें शिशु को कई तरह की संवेदनाएं, कई तरह के मस्तिष्क का विकास, उसके शारीरिक अंगों का विकास, उसकी लंबाई, आकार, आकृति आदि में वजन में भी तेजी से परिवर्तन होने लगता है। और अगर देखा जाए तो माता के वजन में भी धीरे धीरे इसकी वजह से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अब अगर देखें जो तीसरे माह के अनुसार, तो तीसरे माह में गर्भस्थ शिशु झुककर एक छोटा व मोटा अर्धवृत्त के समान आकार को ग्रहण कर लेता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है और 5वें से 8वें कशेरुकी का निर्माण हो जाती है, यानी कि 5 से 8 जो कशेरुकाएं हैं उसके शरीर में बन जाती हैं। पूंछ जो होती है, जो हमने पिछले पढ़ा था कि जो तीसरे माह से पहले की अवस्था में जो होता है भ्रूणावस्था में, उसमें शिशु में एक पूंछ दिखाई देती है, लेकिन जो 3 माह के बाद की जो अवस्था आने लगती है उसमें धीरे धीरे वो पूंछ गायब हो जाती है और दिखाई नहीं देती है। अब जो है वो शरीर उसका जो है शिशु का लंबा दिखाई देने लगता है और तीसरे माह के अंत में अगर देखें तो शिशु के हाथ, पैर आदि बनने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। साथ ही अगर देखें तो हाथ व पैरों की जो अंगुलियां हैं वो भी बनने लग जाती हैं और उन अंगुलियों का विभेदीकरण होना शुरू हो जाता है और प्रत्येक अंगुलियां जो है वो अलग अलग दिखना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। शिशु के समस्त शरीर पर पतली, पारदर्शी और गुलाबी रंग की एक त्वचा आई जाती है, जो उसको हम जन्म के समय भी शिशु के शरीर पर देख सकते हैं आसानी से। शिशु के जो सिर का जो भाग है वो बहुत ही तीव्र गति के साथ में विकास होने लगता है और अगर यूँ कहा जाए कि जो शिशु का पूरे शरीर का अगर सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए तो शिशु का सिर वाला हिस्सा ही होता है। यह संपूर्ण शरीर के आकार का 1/3 भाग जो होता है वो केवल सिर का होता है और जो आंतरिक अंगों का विकास भी है वो भी बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है और तीसरे माह के अंत तक शिशु के गुर्दे में भी हैं जो है वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। पीसी मार्टन और EL विंसेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो 1969 के अनुसार तीसरे महीने में मस्तिष्क में जो विकास होते हैं उनमें से उन क्षेत्रों का विकास अधिक तीव्र गति से होता है जो कि गत्यात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। गत्यात्मक का मतलब होता है कि वे सारी क्रियाएं, गत्यात्मक मतलब वे सारी क्रिया जिसमें हमारे शरीर की गति होती है, यानी कि जैसे कि हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, सर का हिलना डुलना, इन तरह की जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाओं में जो देखा जाए गर्दन का हिलना, तो ये सारी जो गति वाली जो क्रिया है वो शुरू हो जाती हैं, उनमें विकास हो जाता है। इसी माह में अगर देखा जाए तो शिशु का जो चेहरा है वो भी बनना शुरू हो जाता है। गर्दन सिर से अलग बन जाती है, यानी कि अब जो हिस्सा है, अगर अब जो विकास शिशु का देखा जाए तो उसमें सिर और गर्दन जो है वो अलग अलग दिखना शुरू हो जाती हैं, यानी कि गर्दन वाला हिस्सा भी है उसमें भी वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से हम गर्दन को भी अलग देख सकते हैं। पैरों की अपेक्षा शिशु के हाथ जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं। बाहरी कान भी जो उसके हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो बाहर की और जो कान है उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। आँखों के ऊपर पलकें बनना शुरू हो जाती हैं।
परंतु दोनों पलकें आपस में जुड़ी हुई दिखाई देती है। अभी तक दोनों पलकों में अलग अलग जैसे कि देखा नहीं जा सकता है, दोनों आपस में चिपकी हुई रहती हैं। इस माह के अंत तक जो गर्भस्थ शिशु की जो लंबाई है वो लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर और उसका जो वजन है वो 3/4 औंस हो जाता है। और अगर देखा जाए तो गर्भ का पोषण जो है यानी कि जो शिशु का जो पोषण है अभी भी नाभि नाल के द्वारा, नाभि रज्जु के द्वारा उसके शरीर में होने लगता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि जो गर्भस्थ शिशु है वो अपना जो पोषण है माँ के शरीर के द्वारा अपरा के माध्यम से लेता है और उसी के माध्यम से अपना पोषण ग्रहण करता है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के साथ साथ गर्भाशय के आकार में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे शिशु का विकास होगा उसके आकृति में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे माँ का जो गर्भाशय है उसका आकार भी दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और उसका जो जितना सारा वजन है, जैसे बढ़ते हुए गर्भाशय का जो सारा वजन है, क्योंकि जो गर्भाशय के आकार में परिवर्तन होगा जैसे जैसे शिशु है वो गति करेगा और गति करके अपने आकार में धीरे धीरे वृद्धि करेगा और जैसे उसमें वृद्धि होगी उसका सारा जो वजन है माता के जो गर्भाशय से नीचे वाले हिस्सों में यानी कि जो उसके मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से बार बार अगर देखा जाए तो महिलाओं में मूत्र उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है अधिक देखी जाती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शिशु के बढ़ते विकास की वजह से शिशु का जो आकार रहता है वो देखा जाए जैसे जैसे बढ़ता है वो बड़ा होने की वजह से वो 2 भागों में अधिक अपना जो है दबाव डालता है। एक तो होता है नीचे वाले हिस्सों में यानी कि मूत्राशय पे और जो दूसरा है वो फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर अपना प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से जो श्वास लेते समय महिलाओं में डायफ्राम के नीचे आने और ऊपर होने की वापस जो प्रक्रिया है सही प्रकार से नहीं हो पाती हैं, या यूँ कहा जाए कि महिलाएं जो हैं वो सही प्रकार से श्वास नहीं लेती हैं और उनको उथला श्वास, रुक रुक कर श्वास लेने या टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी श्वास वो लेती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इनके स्तन बढ़ जाते हैं, भारी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें दुग्ध ग्रंथियों का विकास होने लगता है, खिंचाव होने लगता है और संवेदनाओं की अनुभूति भी उनको ये होने लगती है। माता के शरीर में अगर देखा जाए तो तरल पदार्थों की जो मात्रा है अब वो बढ़ जाती है, जिसके कारण कभी कभी जो हीमोग्लोबिन की संख्या व मात्रा है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो महिलाओं में कमजोरी देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाएं जो हैं इस समय अधिकतर एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाती है, खून की कमी जिसको कहा जाता है। उसके अलावा जो महिलाओं में वमन, जी मिचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना आदि जो सामान्य लक्षण है ये देखने को मिलते हैं और जो प्राय गर्भवती स्त्रियों का होता ही है ये सारे लक्षण अगर देखा जाए, और इनका सारा अनुभव जो है वो गर्भवती महिला आसानी से करती हैं। तीसरे माह तक गर्भपात की संभावना अधिक रहती है। जो तीसरा माह होता है जब शिशु का निर्माण हो रहा है तो उस समय एबॉर्प्शन वगैरह है या गर्भपात की समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। इसलिए गर्भवती माता को चोट, आघात या पर्वतारोहण या बस की जो लंबी यात्राएं वगैरह हैं वो सभी नहीं करनी चाहिए, यानी कि अधिक उनको ट्रैवलिंग वगैरह का कार्य नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक उनको आराम की आवश्यकता होती है, या यूँ कहा जाए कि अधिक भारी कार्य जो है, वजनी जो कार्य हैं वो उन महिलाओं को नहीं करने चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा गर्भस्थ शिशु की तीसरे माह की अवस्था। अब हम पढ़ेंगे चौथे माह में। चौथे माह में शिशु का जो सिर है और अधिक बड़ा हो जाता है, सिर पर छोटे छोटे कोमल जो बाल हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं। कमर वाला हिस्सा है वो शिशु में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, या यूँ कहा जाए कि उसकी कमर है, पीठ है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। पीठ का जो आकार है वो धनुषाकार हो जाता है, यानी कि धनुष के समान रहता है। सिर नीचे की ओर झुका हुआ होता है और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जैसे शिशु है वो हमेशा माँ के शरीर में घूमता रहता है और उसका जो सिर है वो हमेशा नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। अपने हाथों पैरों को भी वो आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़े रखता है, यानी कि पास में रखता है। हाथों पैरों की उंगलियों के पोरों का निर्माण विकास तेजी से होने लगता है। अंगुलियों में नाखून बनने लग जाते हैं। मसूड़ों के भीतर दांतों का विकास होने लगता है। यूँ कहा जाए कि जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है तो उसके मसूड़ों के अंदर छोटे छोटे दांत बन जाते हैं, लेकिन जैसे शिशु का जन्म होगा 8-9 माह तक का जब शिशु हो जाएगा जन्म के बाद,
तब वो दांत जो है मसूड़ों के माध्यम से बाहर निकलेंगे और हमको अलग से दिखाई देंगे। भ्रूण के पेशियों का विकास होने लगता है। माता गर्भ में शिशु को हलचल का अनुभव करती हैं, या यूँ कहा जाए जो गर्भावस्था का समय है, जब वो 4 माह के बाद में 4 माह की अवस्था आते आते शिशु जो है अपने शरीर को काफ़ी हिलाना डुलाना शुरू कर देता है या गति करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हलचल है उसका अनुभव जो एक महिला है वो आसानी से कर सकती है। चौथे माह के अंत तक शिशु के लगभग सभी आंतरिक अंग अपना अपना कार्य आरंभ कर देते हैं, यानी कि शिशु श्वसन ले सकता है, पाचन वगैरह है, ये सारे कार्य है आसानी से करना लग जाता है। अभी तक जो शिशु की लंबाई अगर देखी जाए तो वो 11 से 12 सेंटीमीटर होती है और उसका जो वज़न है वो 100 से 110 ग्राम तक हो जाता है। इस अवधि में गर्भवती माता का गर्भाशय जो है वो भी अभी तक श्रोणि के अस्थियों के पीछे मुड़ा सा हुआ होता है और गर्भाशय की नस्तियों के किनारे से ऊपर उठकर वृद्धि भी करता है। यूँ कहा जाए कि जो महिला में गर्भाशय का आकार है वो पेड़ों के समान गोल रूप में दिखाई देता है और पेट का आकार कुछ बड़ा हो जाता है और वो जो बड़ा आकार है वो शिशु के आकार में परिवर्तन की वजह से भी हो सकता है। साथ ही शिशु के चारों तरफ जो पाया जाने वाला तरल है उसमें वृद्धि की वजह से हो सकता है और अगर देखा जाए तो जो अपरा है उसके विकास की वजह से भी हो सकता है। अब पढ़ेंगे 5 माह में शिशु का जो विकास है। गर्भ शिशु के हृदय की धड़कन भ्रूणावस्था यानी कि दूसरे माह के अंत से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उसकी स्पष्टता जो है यानी आसानी से उसकी स्पष्टता को सुनना 5 माह के बाद होता है, जिसको स्टेथोस्कोप के माध्यम से आसानी से सुना जा सकता है। इस अवधि में जो शिशु की मांसपेशियां हैं बहुत अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्रियाशीलता जो है यानी कि कार्य करने की जो दर है उसमें और अधिक वृद्धि हो जाती है। या यूँ कहा जाए कि शिशु अपने हाथ पैरों को फैलाता है, सिकुड़ता है, वापस फैलाता है और सिकुड़ता रहता है या हिलाता डुलाता रहता है, जिसकी वजह से माँ के गर्भाशय में कई बार धक्का वगैरह भी लगता है, हलचल अधिक होती है, जिसका सीधा अनुभव एक महिला आसानी से कर सकती है। कभी कभी उसे चिड़िया के पंख फड़फड़ाने जैसी संवेदना की अनुभूति भी है, वो भी होती है। जो चिड़िया के जैसे अगर देखा जाए तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत तेज़ी से गति करता है, बार बार अपने हाथों पैरों को हिलाता है, जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में गति देखने को भी मिलती है। यह गति अत्यंत अल्प अवधि की भी होती है, यानी कि जो बच्चा हलचल करता है वो कुछ समय के लिए करता है, लेकिन जब वो हलचल करता है तो बहुत ही तेज़ी से करता है, जिसका सीधा सीधा अनुभव एक महिला आसानी से कर सकती है। 5वें माह के अंत तक शिशु की गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। शिशु के जितने भी समस्त आंतरिक अंग हैं वे भी अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। एल्कोहलम के अनुसार 1950 में वे 5 माह के अंत तक उनके अनुसार देखा जाए तो शिशु में थाइमस, थायराइड और एड्रिनल जो ग्रंथियां हैं वे प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण उनमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अवधि तक शिशु की जो लंबाई है करीब वो 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है और उसका जो वजन है वो 280 से 300 ग्राम हो जाता है। 5वें माह तक गर्भ गिरने की संभावना रहती है, इसके बाद गर्भ गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब जो है 6 माह की अवधि यानी कि 6 माह में शिशु का विकास कैसा होता है। 6 माह के अगर शिशु को देखा जाए तो 6 माह तक शिशु की जो अपनी त्वचा है वो पूरी बन चुकी होती है। अब उन त्वचा पर अगर देखा जाए तो बारीक बारीक सूक्ष्म और एकदम जैसे देखा जाए सॉफ्ट सिल्की बाल उनके ऊपर आ जाते हैं, रोए उगने लगते हैं, जिनको बाल भी कहा जा सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शिशु के शरीर पर चारों तरफ एक द्रव पदार्थ लगा हुआ रहता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है, चिकना होता है और थोड़ा चिपचिपा होता है, जिसको वर्निक्स कहा जाता है। ये वर्निक्स जो है शिशु जन्म के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इस माह में शिशु की गति हलचल और अधिक बढ़ जाती है।
माता को उसके शरीर के अंगों के संचालन में वास्तविक प्रहार का अनुभव होने लगता है। वास्तविक प्रहार का मतलब है कि शिशु इतनी तेज गति से हलचल करता है कि माँ को गर्भ पर हाथ पैर मारने की जो अनुभव है, बच्चे का जो हाथ और पैर हिला के जो वो मारता है, उसका अनुभव एक जो है महिला को आसानी से हो जाता है। और शिशु के पैरों से माता को चोट भी कई बार बच्चे के द्वारा पहुंचाई जाती है। छठे माह के अंत तक शिशु का संपूर्ण शरीर जो है बहुत ही छोटे छोटे कोमल मुलायम जो रोम है उनके द्वारा ढक जाता है। आँखों की जो पलकें हैं, हमने पढ़ा था कि 5 माह तक जो उसकी पलकें हैं वो दोनों जुड़ी हुई रहती है, लेकिन 6 माह तक आते आते उनकी पलकों में विभेदीकरण हो जाता है और ऊपरी पलक और निचली पलक दोनों अलग हो जाती हैं। त्वचा सिकुड़ी हुई और जुड़ीदार होती है। शिशु का सिर का विकास बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है। शिशु का सिर जो है वो तीसरे माह के अंत तक संपूर्ण शरीर का 1/3 हिस्सा था, जो कि अब अगर देखा जाए तो 1/2 भाग हो जाता है। इस माह के अंत में अगर देखा जाए तो शिशु की जो लंबाई है 30 से 32 सेंटीमीटर और उसका जो वजन है वो 600 से 750 ग्राम तक हो जाता है। 7 माह में शिशु का विकास, 7 माह तक अगर देखा जाए तो गर्भ शिशु एक संपूर्ण शिशु का रूप धारण कर लेता है। उसके जो हाथ पैर है उनकी अंगुलियां बन जाती है, उन पर नाखून बन जाते हैं। आँखों की जो परत है ऊपर की और जो पलकें हैं उनके ऊपर भी बाल उगाते हैं, भौहें उगाती है हल्की हल्की। शिशु के हाथ पैरों का संचालन जो है वो अधिक नहीं होता है, वह सामान्य किसी एक स्थिति को ग्रहण करके रखते हैं, या यूँ कहा जाए कि वो अपने सिर की ओर कर लेता है और सिर जो है वो ऊपर की ओर कर लेता है या फिर नीचे की ओर कर लेता है। यानी कि 7 माह में शिशु अपना जो है शरीर को एक निश्चित आकार या स्थान में ले जाता है, जिसमें या तो सिर वो ऊपर रखता है और पैर नीचे, या फिर सिर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर की हो जाएगा। और यह स्थिति अब 9 माह तक बनी रहेगी, जिसमें शिशु का जन्म के समय या तो सिर नीचे या पैर नीचे रहेंगे। दोनों में से वो जो स्थिति ग्रहण करेगा उसी स्थिति में उसका जन्म होगा। कुछ चिकित्सकों का मानना है कि यह समय शिशु के सोने जागने का भी होता है। कई बार अगर देखा जाए तो जन्म लेने के समय शिशु उसी स्थिति में पड़ा रहता है जिस स्थिति को वो ग्रहण कर लेता है, जैसे कि या तो सर को नीचे वाले हिस्से में ले आता है या फिर सर को ऊपर की स्थिति में रख लेता है। सामान्यतः 7वें माह के अंत तक अगर देखें तो गर्भ शिशु का शारीरिक, मानसिक, आंतरिक अंगों का विकास इतना हो जाता है कि यदि इस अवस्था में शिशु का जन्म हो जाए तो वो जीवित रह सकता है, परंतु उसके जीने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि वह बाहरी वातावरण के साथ अगर देखा जाए तो सामंजस्य नहीं कर पाता है। सामंजस्य का मतलब होता है कि वो माँ के गर्भ में जब तक था तब तो माँ का गर्भ का जो वातावरण है वो शिशु के शरीर के अनुकूल था, लेकिन जन्म के बाद उस शिशु को बाहरी वातावरण से सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट करना होता है, जो कि अगर बच्चा समय से पहले जन्म ले ले तो वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो उसके जीवित रहने की संभावना थोड़ी कम होती है। उसके आंतरिक अंग इतने कोमल और नाजुक होते हैं कि वो बाहरी उद्दीपनों के अनुसार कार्य भी नहीं कर पाते हैं, और जो 7 माह में पैदा हुए बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको इंक्यूबेटर में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर 7 माह में शिशु का जन्म हो जाता है तो उसे अपरिपक्व शिशु भी कहा जाता है। उसकी त्वचा जो है वो लाल, सिकुड़ी हुई और झुर्रीदार होती है। इस समय अगर देखा जाए तो शिशु का जो लंबाई है वो 15 से 16 इंच और उसकी जो वजन में है वो 1.5 से 2 किलो तक होता है। 8 माह में अगर देखें तो शिशु की आंखें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं तथा आंखों की रेटिना का निर्माण भी हो जाता है। हालांकि जो फोबिया का निर्माण है 6ठे माह में ही हो जाता है। इस समय में अगर देखें तो शिशु जो है वह श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके त्वचा व शरीर में वसा एकत्रित होती है और जिसकी वजह से शिशु जो है परिपक्व दिखाई देता है हमको। और यदि 8 माह के शिशु का जन्म हो भी जाए तो उसके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, बढ़ भी जाती है।
परंतु उसकी देखभाल ठीक उसी तरह से करनी पड़ती है जैसे कि अपरिपक्व शिशु होते हैं उनकी करनी पड़ती है। या यूँ कहा जाए कि उस शिशु को बहुत ही अधिक ढक कर रखना पड़ता है, उसको वातावरण से एडजस्टमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है ताकि सीधा उसको शरीर पे कोई भी प्रभाव देखने को ना मिले। इस अवस्था में शिशु की जो अस्थियां हैं वो थोड़ी मुलायम कोमल होती हैं, बाल छोटे छोटे रहते हैं और खोपड़ी के अग्रभाग के जो जोड़ होते हैं वो थोड़े खुले हुए रहते हैं। या यूँ कहा जाए कि जो उसके सिर का आगे वाला हिस्सा है बच्चे का वो थोड़ा खुला हुआ और नाजुक अधिक होता है। 9 माह के शिशु की त्वचा का रंग अधिक स्वाभाविक हो जाता है, त्वचा पर नन्हे नन्हे कोमल रोम हो जाते हैं, शिशु के सिर पर काले काले घने सुंदर बाल उगाते हैं, आंखें सुंदर व गहरे रंग की होती हैं, त्वचा बहुत ही अधिक मुलायम हो जाती हैं, जो उसके होंठ हैं वो पतले गुलाबी रंग के होते हैं। उसके अलावा जो उसमें वसीय तंतु की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से बच्चे की वजन वृद्धि वगैरह भी देखी जा सकती है। 9 माह तक अगर देखें तो एक पूर्ण रूप से विकसित शिशु का जो वजन है वो 3 से 3.5 किलो के करीब होता है और उसकी जो लंबाई है वो 18 से 20 सेंटीमीटर के करीब होती है। उसके अलावा शिशु जो है वो बहुत अधिक सक्रिय होता है, यानी कि बहुत अधिक क्रियाशील रहता है, तेज़ी से माँ के शरीर में घूमता रहता है या हलचल मचाता है जिसमें वो अपने हाथ पैरों को माता के शरीर पे बार बार मारता रहता है। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो गर्भ में उसकी जो गतिशीलता है वो अब कम हो जाती है क्योंकि वो बच्चा जो है शिशु जो है माँ के गर्भ से खिसक के नीचे की ओर और आ जाता है जो कि उसके जन्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसे अब गति करने के लिए जो पूरा स्थान जो चाहिए था माँ के गर्भ में वो नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भाशय से थोड़ा और नीचे झुककर मूत्राशय की ओर आने लगता है जिसकी वजह से शिशु के जन्म में आसानी रहे। इस माह के अंत तक शिशु के आकार और वजन में वृद्धि के कारण माता के गर्भाशय पे बहुत अधिक दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से माँ को बहुत अधिक मात्रा में मूत्र त्यागने के लिए बार बार जाना पड़ता है, या यूँ कहा जाए मूत्र संग्रहण करने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से महिलाओं को कुछ ही क्षणों में बार बार मूत्र त्यागने के लिए उत्सर्जन के लिए जाना पड़ता है। और कई बार रातों में भी उसकी अगर नींद देखी जाए तो अधिक मात्रा में खराब होती है क्योंकि जो उसके पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, पाचन सही से नहीं हो पाता है, श्वास लेने में उसको समस्या आ रही है, कमर दर्द अधिक रहता है, जो उसके एड़ियाँ हैं तलवों में अधिक दर्द रहता है क्योंकि जो महिला है जब वो पूरे दिन चलना फिरना अधिक करती हैं जो उसका सारा शरीर का वजन है वो पैरों की मांसपेशियों पर अधिक आने की वजह से भी उसके जो पैरों में वगैरह दर्द हैं, ऐंठन है वो अधिक देखने को मिलती हैं। और जो महिलाओं में पसलियों में दर्द भी अधिक रहता है, खिंचाव का अनुभव उसको महिलाओं को अधिक होता है। जो महिलाएं हैं उनको श्वास लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गहरी गहरी श्वास लेने की कोशिश करती है क्योंकि उनको श्वास बराबर नहीं आ पाती हैं। और कई बार जैसे देखा जाए तो महिलाओं में हृदय में जलन, अर्जिन की अवस्था या कब्ज आदि जो हैं वो देखने को मिलते हैं और जो सभी गर्भवती स्त्रियों में ये लक्षण एक रूप से समान रूप से दिखाई देते हैं। जब शिशु गर्भ की स्थिति आड़ा या तिरछा होता है तो सिर ऊपर की ओर व पैर नीचे की ओर होते हैं, तो इस स्थिति में स्त्री को अधिक कष्ट का अनुभव होता है। साथ ही सामान्य प्रसव द्वारा बच्चा जन्मने की संभावना बहुत ही काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और 9वें माह के अंत तक अगर गर्भवती स्त्री को गंभीर संकुचन भी अधिक होने लगते हैं और वो संकुचन और खिंचाव इतने अधिक होते हैं कि कठोर अनुभव उसका जो है वो या यूँ देखा है बहुत अधिक दर्द जो है वो महिलाओं को देखना पड़ता है और प्रसव के समय उनमें बहुत अधिक तकलीफ होती है। और यूँ कहा जाए कि अगर प्रसव से पहले महिलाओं को घूमने फिरने की सलाह दी जाती है या जो उनमें जो डिलीवरी से पहले अधिक चलना फिरना वगैरह इस तरह का रहना चाहिए ताकि उनको जो है संकुचन वगैरह जो है आसानी से हो और बच्चे का जन्म भी सामान्य रूप से हो सके। साथ ही 9वें माह में शिशु के जन्म लेने के लगभग 1-2 सप्ताह पूर्व तक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे जन्म लेने की तैयारी के उद्देश्य से अगर देखा जाए तो शिशु धीरे धीरे गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है और जिसकी वजह से उसका समय पर उस स्थिति में उसको बहुत अधिक जो पीड़ा भी है महिलाओं को होती है और जैसे कि उसका जो जन्म है वो शिशु का आसानी से हो जाता है। और कई बार जैसे जन्म में अगर शिशु की जो स्थान सही से नहीं ले पाया है या आकृति बच्चे ने सही नहीं ली है तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी के स्थान पर जो है वो सिजेरियन वगैरह है इस तरीके से भी करना पड़ता है।
यानी कि शिशु का जन्म जो है वो 9 माह के अंत तक हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि गर्भकालीन विकास की जो अवस्था थी, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, उसके अंदर हमने 3 माह से 9 माह तक की संपूर्ण अवस्था पढ़ी, यानी कि शिशु के जन्म तक का समय हमने पूरा पढ़ा। अभी तक आपको इस समय कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।